नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। पोस्ट ग्रेजुएट किसान निःशुल्क गुलाब की खेती, मुनाफा कमाने के लिए अपनाया नया तरीका। करोड़ों की लागत से बने काऊ मिल्क प्लांट पर लटका ताला, दूध बेचने के लिए दर दर भटक रहे किसान। संकट में मशहूर नूरजहां आम बचे हैं सिर्फ 8 पेड़, फलों का भी गिर रहा वजन। कृषि लोन हो या फसल बीमा, राज किसान मोबाइल ऐप पर मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए किसानों को मिलेगी 75% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। मोरनी और आश्राम की दोस्ती बनी मिसाल, गांव में आकर रोज करती है डांस। अमूल को भारी पड़ेगा नंदिनी का प्राइस वॉर। आखिर KMF कैसे बेचती है 11 रुपए लीटर सस्ता दूध। किसानों ने तूर की दाल पर MSP बढ़ाने की मांग की। काशी में जुटेंगे दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक किसान के बेटे ने जब पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसने हार कर बैठने की जगह अपनी परंपरागत खेती को छोड़ गुलाब की खेती शुरू करने का फैसला किया। ये कहानी है खारी का लांबा गांव के किसान सैफुद्दीन बागवान के MSc BEd बेटे मकसूद की, जिन्होंने गुलाब के फलों से खेत पर ही गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग कर खूब लाभ अर्जित करने का कार्य किया है। किसान मकसूद भाप आसमान विधि से लकड़ी की भट्टी से उच्च ताप पर गर्म करके गुलाब जल बना रहे हैं। मकसूद ने खेत पर बन रहे गुलाब जल की विधि समझाते हुए बताया कि 30 किलो गुलाब के फूलों से 10 से 5 लीटर गुलाब जल बनता है और 1 लीटर गुलाब जल 200 से 250 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। खेत पर ही इन्होंने मिट्टी की भुट्टी बनाकर रखी है और जिसके ऊपर एक बड़ी डैक में पानी के साथ गुलाब के फूल डाले जाते हैं और नीचे लकड़ी से तेज आंच पर गर्म कर भाप आसमान विधि से गुलाब जल तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तीरवा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बना काऊ मिल्क प्लांट बजट के अभाव के चलते बंद होने के कगार पर आ गया है। या यूं कहें कि बीते 6 महीने से काऊ मिल्क बंद पड़ा हुआ है। कन्नौज जिले के आसपास के करीब 15 जिलों के किसान इस प्लांट से जुड़कर अपने दूध का कारोबार बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन प्लांट में शुरुआत से ही समस्या रही है। बन जाने के 1 साल बाद तक तो प्लांट चालू ही नहीं हो पाया, लेकिन जब चालू हुआ तो जैसे तैसे तत्कालीन अधिकारियों ने इसको धक्का मार मार कर आगे चलाया और इसका मुख्य वजह है कि प्लांट को सरकार की ओर से कोई भी बजट नहीं मिल पाया। इसके चलते इस काऊ मिल्क प्लांट की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए और प्लांट एक दिन बंद हो गया। प्लांट में हर महीनों का खर्च 40 से 50 लाख रुपए का है, लेकिन सरकार की ओर से इसे आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। ऐसे में प्लांट को बंद करना पड़ा। प्लांट में जो भी कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया गया और साथ ही क्षेत्र में जो दूध खरीदने वाली सब्जियां थी उनको भी बंद कर दिया गया। मनीष चौधरी ने बताया कि ये प्लांट पूर्व की सपा सरकार ने बना था और इसने इसके बजट का इंतजाम नहीं किया। वहीं मामले पर कानपुर मंडल के जनरल मैनेजर ब्रजमोहन त्यागी से बात की तो उन्होंने इस प्लांट को अपने से अलग बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में कन्नौज सहित आसपास के कई जिले में पराग के दूध की सप्लाई बिल्कुल ही नहीं हो रही है। ऐसे में आसपास के जिले के तमाम किसान बहुत परेशान हैं। किसान अपना दूध कहाँ बेचे और किसको बेचे। वहीं अब मजबूरी में किसानों को दूध प्राइवेट संस्थानों में बेचना पड़ रहा है, जहां पर उन्हें ना तो उचित रेट मिल रहा है और ना ही उस तरीके की सुविधाएं। ऐसे में किसान अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्लांट के अभी चालू होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश का फेमस नूरजहां आम संकट में है। अलीराजपुर जिले में इस आम के सिर्फ 8 पेड़ बचे हैं। साथ ही इन आम का वजन भी कम होता जा रहा है। अलीराजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर RK यादव ने बताया कि कटवाड़ी इलाके में निजी बागों में केवल 8 नूरजहां आम के पेड़ बचे हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले आम की इस किस्म के एक फल का वजन 4.5 किलोग्राम तक होता था, लेकिन अब ये घटकर 3.5 किलोग्राम है गया है। उन्होंने आगे बताया कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए नूरजहां आम को बचाना चाहते हैं। हमने प्रोपगेशन के माध्यम से 2 पेड़ लगाए हैं। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों में पेड़ में फल आने लगेंगे और इसके बाद हम प्रोपगेशन का प्रयोग करके और पेड़ तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि नूरजहां आम साइज में बड़ा होता है और इसमें बहुत गुदा होता है, लेकिन ये आम की बाकी किस्मों की तरह स्वादिष्ट नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि हम अलग अलग रिसर्च के जरिए इस आम के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस आम की किस्में बहुत अधिक गुदा होता है और इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसके उपयोग की संभावना उज्जवल है। कटवाड़ी के प्रमुख आम उत्पादक शिवदास सिंह यादव ने कहा कि पिछले साल मेरे बगीचे में सबसे भारी नूरजहां आम का वजन 3.8 किलोग्राम था और मैंने इसे 2000 रुपए में बेचा था। वहीं कटवाड़ी में वर्षों से आम की खेती कर रहे हैं। इरशाद मसूरी कहते हैं कि आम की किस्म बदलते मौसम को लेकर बहुत संवेदनशील है। कृषि क्षेत्र के विकास विस्तार से ही किसानों की तरक्की और खुशहाली
जुड़ी हुई है और इसे कायम रखने के लिए सरकार किसानों की हर संभव मदद करती है। किसानों के लिए तमाम कृषि योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसके जरिए लोन, बीमा और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं से जुड़कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाना और आवेदन करना किसानों के लिए कठिन हो जाता है और कई बार किसानों को कृषि विभाग से लेकर ग्राम पंचायत ऑफिस के चक्कर तक लगाने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसान को राहत प्रदान करने के लिए अब राज्य सरकार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी राहत किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें कृषि विभाग से लेकर बागवानी और पशुपालन विभाग की नई पुरानी सभी योजनाओं की जानकारी अपलोड कर दी जाती है। किसानों की सुविधा के लिए राज किसान ऐप पर स्व पंजीकरण का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी अब किसान अपना पंजीकरण करके डायरेक्ट कृषि योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य किसान साथी पोर्टल को इस तरह किसानों के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसमें फसल बीमा क्लेम से लेकर ब्याज की जानकारी, ऑनलाइन अदायगी और फसल खराब की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन सभी कामों के लिए कृषि विभाग ने राज किसान ऐप पर फसल बीमा का कॉलम भी बनाया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सभी सुविधाएं मिलने से न सिर्फ किसान का समय बचेगा, बल्कि धन की भी काफी बचत होगी। खेती में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को पानी की कम खपत वाली फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस काम में राज्य सरकारें भी किसानों की तकनीकी और आर्थिक मदद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हरियाणा के किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के बीजों की खरीद पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हरियाणा कृषि विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी किसान अधिकतम 3 एकड़ खेती के लिए बीजों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। वैसे तो मूंग एक दलहनी फसल है। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की जाती है और किसानों को मूंग की खेती से डबल फायदा मिलता है। एक तो बाजार में मूंग के ठीक ठाक हाजिर भाव मिल जाते हैं और गेहूं की कटाई के बाद मूंग की बुवाई करना फायदेमंद रहता है और ये खरीफ सीजन में धान की बुवाई से पहले पककर तैयार हो जाती है। इससे वातावरण में नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ती है और मिट्टी बांधने की क्षमता भी बेहतर होती है। इससे भूजल स्तर भी बेहतर रहता है और कुल मिलाकर मूंग से खेत की उपजाऊ शक्ति काफी बढ़ती है, जिसका फायदा अगली फसल की उत्पादकता पर होता है। बीते दिनों सारस और उसके मालिक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। एक पक्षी और इंसान की दोस्ती पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि सारस और आरिफ साथ में ही खाना भी खाते थे। लेकिन अब कुछ इस तरह की एक और खबर सामने आई है। यहाँ मोरनी और एक किसान के बीच फ्रेंडशिप है। दरअसल आशाराम धाकड़ ने 3 साल पहले एक मोरनी को बचाया था। उस समय मोरनी बहुत छोटी थी। इसके बाद से मोरनी और आशाराम के बीच दोस्ती गहरी हो गई। कहा जाता है कि तब से मोरनी रोज आशाराम से मिलने आती है। आशाराम मध्य प्रदेश के शिवपुरी के मलबड़वे गाँव के रहने वाले हैं। वहीं गाँव वालों का कहना है कि मोरनी किसी से डरती नहीं है। वे गाँव वालों के बीच ही रहती है और वहाँ आकर नृत्य करती है। इन दिनों दूध कर्नाटक चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसकी वजह चुनाव माहौल के बीच अमूल ब्रांड की बेंगलुरु मार्केट में एंट्री है, जबकि वहां पर कर्नाटक को कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड की टूटी बोलती है। क्या अमूल सच में नंदिनी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच तगड़ा प्राइस वॉर होना तय है। आपको बताते चले कि अमूल की इस एंट्री का ना तो जनता ने स्वागत किया और ना ही राज्य सरकार की विपक्ष राजनीतिक पार्टियों ने। बीते कई दिनों सोशल मीडिया पर जहां गो बैक अमूल और सेव नंदिनी ट्रेंड कर रहा था, वहीं राजनीतिक रैलियों में अमूल पर गुजराती दूध का टैग लगा दिया गया था और इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। भले अमूल देश का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड हो, लेकिन अभी भी पूरे देश में इसका दूध नहीं बिकता है। अलग अलग राज्यों के मिल्क कोऑपरेटिव से उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और ताजा मामला कर्नाटक की KMF और उसका मिल्क ब्रांड नंदिनी है। अमूल से छोटी होने के बावजूद कर्नाटक आसपास के राज्यों और विशेषकर बेंगलुरु में नंदिनी कई मामले में उस पर भारी पड़ती है। नंदिनी ब्रांड के लिए KMF हर दिन 24 लाख पशुपालकों से 81.3 लाख लीटर दूध इकट्ठा करता है, जबकि अमूल 36.4 लाख किसानों से हर दिन करीब 2.63 करोड़ लीटर दूध एकत्रित करता है। वहीं नंदिनी हर दिन 100 लीटर दूध प्रोसेस करती है, जबकि अमूल 52 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करता है। किसानों को तूर की दाल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों ने सरकार से इसके MSP को बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली दाल संगठन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई सालों से तूर की दाल का उत्पादन कम हो गया है और जिस कारण बाजार में इसकी कीमतों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। सरकार ने पिछले कुछ महीने से तूर के दाल के दाम में 8 से 10% का इजाफे को देखते हुए इसकी दाम पर निगरानी रखने के लिए समिति का गठन किया। तो वहीं वहां FPC के प्रबंध निदेशक योगेश थोराट ने कहा कि मात्र 8,000 किसानों ने अपनी पैदावार बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया
और इनमें से ज्यादातर किसानों को लगता है कि आने वाले दिनों में तूर की कीमतें और बढ़ेंगी। महाराष्ट्र की लातूर मंडी से देश भर में तूर के दाम तय होते हैं और हाल ही में लगातार बारिश के कारण तूर के उत्पादन में काफी कमी आई है। किसान बारिश से हुई फसल नुकसान को बढ़ी हुई कीमतों के कारण सरकार से एमएसपी की उम्मीद कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में G20 की 3 दिवसीय पहली बैठक 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी, जिसमें कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय सभा आयोजित की जाएगी और इसमें कृषि वैज्ञानिक परंपरागत मोटे अनाज के साथ ही दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने को लेकर टिकाऊ खेती या स्थायी खेती पर मंथन करेंगे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है। होटल ताज गार्डन्स में होने वाली इस बैठक की थीम एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य रखा गया है। इस ACS बैठक में G20 सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आमंत्रित देश के विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करेंगे। खबरों के मुताबिक ACS बैठक के पहले दिन यानी 17 अप्रैल को सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक मेहमानों का रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं सुबह 9 बजे से 9:20 तक हिमांशु पाठक, सचिव डायरेक्टर और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान स्वागत भाषण देंगे, जबकि चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह होंगे। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि गार्डन के साथ। धन्यवाद।